नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण समाचारों के हिसाब से दिन भर तो महाराष्ट्र की खबरें ही रही। असल में हमारे समाचार चैनलों का एक सबसे बड़ा दिक्कत है कि उनके पास अगर ही कोई बात आती है तो दिन भर कोई और बात होती ही नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध था तो 10-15 दिन तक कुछ नहीं हुआ। उसी तरह से राहुल गांधी का ईडी को सम्मन था, पूछताछ जारी हो रही थी तो समाचार पर और कुछ नहीं था। आज उद्धव ठाकरे का समाचार छाया हुआ है और कुछ नहीं है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राजनीतिक घटनाक्रम को भांपते हुए इसके पहले की मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा से लानत मलात और बेइज्जती की बारिश हो, उद्धव ठाकरे ने अपनी स्थिति को भांपा और अपना निजी आवास जो बांद्रा में है, मातोश्री, उसके तरफ रुख किया। मातोश्री और वर्षा के बीच में क्या वो राजनिवास का भी रुख करेंगे? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि राजनिवास और वर्षा में बीच में सिर्फ एक दीवार है। मुख्यमंत्री का आवास और राज्यपाल के आवास में कहीं कोई दूरी नहीं है, वहाँ पैदल भी जाया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वहाँ न जाकर के अपने घर के तरफ गए। महाराष्ट्र की जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो ये तो बताने के लिए प्राप्त है कि शिवसेना में अब भगदड़ इस स्थिति में हुई है कि अब कौन कहाँ भाग के जा रहा है नहीं कहा जा सकता। तो क्या एक खबर ये ब्रेक किया जाए कि शिवसेना के भगदड़ में एक भगदड़ हुई कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आवास से भाग करके अपने निवास की तरफ गए, क्योंकि ये बड़ा सटीक हेडलाइन है। लेकिन इस तरह की हेडलाइनें करने देने और बताने का मेरा ना तो कोई उद्देश्य है, ना ही मैं ऐसा कोई करता हूँ। मैं तो खबरें उन्हीं विषय पर प्रचारित विश्लेषण करता हूँ जो आम समाचार चैनलों पर नहीं आता। मित्र, आज का मेरा विश्लेषण है, आज का मेरा मांग है, बल्कि मैं कहूँगा, और बड़ा ही ज़रूरी मांग है जिस पर हर देशवासी को गंभीरता से पूछना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, इस विषय पर लग जाना चाहिए। मित्रों, मांग है कि आज जब दिन भर का एपिसोड हुआ तो 36 विधायक जो चित्र में दिखे और दावे के मुताबिक जो 40 विधायकों का समर्थन का दावा एकनाथ शिंदे ने किया है, उसमें से एक और विधायक है शिंदे, जिनको कहा गया था कि उनका हृदय गति में कोई परेशानी आई है और वो अस्पताल में भर्ती है, जिसके विषय में शिवसेना का प्रवक्ता संजय राउत ने दिन भर समाचार चैनल को कहा कि उसके साथ मार पिटाई की गई है, उसको बहुत मारा गया है, इतना ज़्यादा उसको मारा गया कि उसका हार्ट अटैक आ गया है, वगैरह वगैरह। मित्रों, आज मैं इसी बात पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, आपका विचार जानना चाहता हूँ कि क्या राजनीति में इतनी बड़ी झूठ, फरेब और भड़काऊ बातें, आग लगाऊ बातें कही जा सकती है, वो भी इतने बड़े ओहदेदार लोगों के मुंह से? क्योंकि देखिए, पहली बात जो कल से तैर रहा है वो है संजय राउत का बयान कि मेरे एक विधायक को जबरदस्ती बैठा करके रखा गया, जब वो जाने से मना किया तो उसके साथ मार पिटाई हो गई, मार से घबरा करके उसका दिल का दौरा पड़ा और वो अस्पताल में भर्ती है। पहली बात। दूसरी बात, आज जो विधायक स्वयं आकर के बोला, वो बोला नहीं, मेरे साथ कोई मार पिटाई नहीं की गई है, ना ही मैं कोई अस्पताल में भर्ती हुआ हूँ। हाँ, ये जरूर है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ ये मुझे पता नहीं था। मैं जब देखा कि 100-200 पुलिस हमारे आगे और हमारे पाछे चल रही है और हम सूरत आ गए, तब मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है। तो पता किया कि क्या हो रहा है, तो उसने बोला कि भारतीय जनता पार्टी का साजिश है, शिवसेना का सरकार गिराने का साजिश रचा जा रहा है। तब मैं वहाँ से बिल्कुल उसी तरह से भागा जिस तरह से
शिवाजी मुगल के कैद से आगरा किले से भाग करके महाराष्ट्र गए थे। ये पूरी बात है। इन्हीं दो खबरों पर मैं आज आपके साथ 20 से 25 मिनट रहूंगा और अपनी व्यथा गथा और सुनाऊंगा, और देश के राजनीतिक लोगों की नौटंकी कहिए, आग उगालू बात कहिए, या उनके व्यवहार के उस पर चर्चा करूंगा। पहले चर्चा करते हैं कि क्या कानून संजय निरुपम को देश में आग लगाने, झूठ बोलने, बरगलाने और समुदाय में लड़वाने का केस करेगी, उसको बिहाइंड द बार करेगी, क्योंकि उसने सार्वजनिक मीडिया में पत्रकार वार्ता में कहा कि मेरे विधायक के साथ मारपीट हुई है, इतना ज्यादा उसको मारा गया है कि उसको हार्ट अटैक आ गया। आज विधायक ने बोला कि नहीं, मेरे साथ कोई मारपीटाई नहीं हुई और मुझे कोई हार्ट अटैक नहीं आया है। मतलब संजय निरुपम झूठ बोल रहे थे कल। तो क्या संजय निरुपम का एक झूठ दो संप्रदाय समुदाय में झगड़ा कराने का कारण नहीं बनता? जो उस विधायक के लोग होते वो सब गुजरात सरकार को हमला नहीं बोल देते, बाकी को 40 विधायकों के घर पे हमला नहीं बोलते, इनके परिवार का जान माल का नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे कि आपने मेरे लोकप्रिय विधायक को जबरदस्ती रोक करके पीटा है, मैं आपको पीटूंगा। कुमार श्रीकांत जी को एक तो मैं सादर प्रणाम बोलता हूँ। आपने लिखा है कि का हो परमार जी जय हो, आपका आशीर्वाद बना रहे, और मैं चाहूँगा कि जितना देर आपको देखूंगा मेरा हौसला बढ़ेगा, क्योंकि आप कुछ गलत होगा तो मेरा मार्गदर्शन करेंगे, सही होगा तो हौसला अफजाई करेंगे। आपने कहा कि कभी हम गरीबों का याद तो कर लिया करें, आप बुलाते ही नहीं महाराज, तो मैं क्या करूं? आप बुलाइए ना, अभी अपना लिंक भेजिए, मैं अपना लाइव बंद कर दूंगा, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म पर बोलना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपके चैनल सत्यप्रक भारत को बोलने के लिए तो मैं ये भी आज तक इंडिया टीवी और इंडिया टीवी तक पर ना बोलूं। 8 बजे से 9 बजे तो मैं किसी समाचार चैनल को देता ही नहीं, क्योंकि उस वक्त हमारे कुमार श्रीकांत जी का समय होता है और इस उम्मीद में बैठे होते हैं कि कब कुमार श्रीकांत का मैसेज आएगा कि आ गया, लिंक ले लो और फट से जुड़ जाओ। लेकिन आप सिर्फ कहते हैं, सिमर के फूल की तरह से दूर से तरसाते हैं, चैनल पर बुलाते नहीं है, तो मैं क्या करूं? आप बुलाइए तो सही महाराज, आप आशीर्वाद ही देना नहीं चाहते, मैं क्या करूं? लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आशीर्वाद जरूर दीजिए। आज अभी तो ये कम से कम लग रही है, आपने कहा 15 अगस्त को सरदार भारत लॉन्च हो रहा है। अच्छी, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। मेरा अभी से उसकी अग्रिम शुभकामनाएं। 15 अगस्त तक वो चैनल दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल बने, ऐसी शुभकामना देते हैं। बात करते हैं संजय निरुपम की। तो मित्रों, संजय निरुपम जो सरेआम झूठ बोल रहा था, मतलब उसको किसी बात की जानकारी नहीं थी। तो क्या हमारे राजनीति में बनने वाले लोग, हमारे राजनीति में रहने वाले लोग इतना सफेद झूठ बोलते हैं? अगर मैं झूठ बोलूं तो झूठ बोलने का कड़ी और बड़ी सजा है भारत के संविधान में, भारत के कानून में। तो क्या संजय निरुपम उस कानून से ऊपर है? और अगर संजय निरुपम पर केस नहीं बनता तो मैं क्या समझूंगा कि नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने का साजिश रच रहे, तो संजय निरुपम में ओपन कर दिया। असल में मुद्दा क्या है? अगर संजय निरुपम पर केस नहीं बनता है तो मैं जानूंगा कि हमारे देश में राजनीतिक लोगों की ना तो कोई दीन है, ना ईमान है, ना ही कोई पहचान है। बस वो लोगों में आग लगाते रहेंगे, झूठ फैलाते रहेंगे और आप उनके झूठ पर मरते रहिए। क्योंकि संजय निरुपम का वो शब्द कि मेरे विधायक को मारा पीटा गया है, उसको इतना मारा गया कि हार्ट अटैक आ गया, वो आज उस विधायक के स्वयं के बयान से वो संजय निरुपम बिल्कुल झूठा साबित हुआ। तो झूठे की सजा कब मिलेगी, ये देखने वाली बात है। अब आते हैं उस विधायक का बयान, और जो विधायक जिसको मार पीट करके हार्ट अटैक करने की बात कही गई थी, उस विधायक का आज समाचार चैनलों पर साक्षात्कार चला। वो सूरत से गुवाहाटी गए और गुवाहाटी से नागपुर चले गए। नागपुर में जाने की कला को अपने आप को ग्रेट शिवाजी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कह रहे कि जिस तरह से आगरा के किले में कैद शिवाजी मुगलों को छक्का करके
महाराष्ट्र लौट आए थे, मैं उसी तरह से लौट आया। खैर, शिवाजी को प्रणाम, आपने शिवाजी का नाम लिया, इस बात के लिए आपको प्रणाम। लेकिन अब सवाल है कि आपका दो बयान, मतलब महाराष्ट्र की जनता और आपका जनता जिन्होंने आपको वोट किया, उन्होंने एक निहायत बेवकूफ आदमी को वोट किया, जिस आदमी को यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं गाड़ी में बैठ करके जा कहाँ रहा हूँ। मुंबई से गुजरात जाने में कम से कम 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर कुछ तो होगा। मुझे एग्जैक्ट दूरी नहीं है कि मुंबई से सूरत की दूरी कितनी है, वो तो गूगल पर पूछने पर पता चल जाएगा। लेकिन इतना तो मुझे जरूर पता है कि वो 2-4 मिनट का दूरी नहीं होगा। पूरा एक राज्य ही बदल रहा है। दूसरी, आप कह रहे हैं कि आप जब वहां गए तब आपको पता चला, मतलब आप 5, 6, 7, 8 घंटे तक जो लगी होगी दूरी, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितनी दूरी लगी, तब तक आप गाड़ी में बैठ करके का मुजरा कर रहे थे, आपको पता नहीं चला। आप वहां गए और जब आपको रास्ते में पता नहीं चला तो आप इस बात के लिए सक्षम है कि विधानसभा जैसे भवन में जाए, जिस आदमी को खुद का हैसियत का पता नहीं, खुद का औकात का पता नहीं, खुद होश हवास में नहीं कि वो कब कहाँ गया था। क्योंकि अभी तक आपने ये नहीं कहा कि मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दे करके ले गया और मैं होश में आया तो वहाँ था। जिस तरह से कुछ छेड़छाड़ करने वाली लड़कियां कहती है कि बेहोशी का नशा दे करके हमारे साथ अनैतिक काम किया और अब इसका सजा दिया जाए। कम से कम इतनी तो आप बचाव कर रहे हैं कि आपने ये नहीं कहा कि मुझे नशे की गोली दे दिया था कोल्ड ड्रिंक में और मैं समझा नहीं, सूरत में मेरा होश खुला। तो आप पर क्या संजय निरूपम से सॉरी संजय क्षमा संजय हमारे कहाँ का है संजय राउत, मैं अगर कभी भी निरूपम बोल दिया है तो वो संजय राउत समझा जाए, क्योंकि संजय निरूपम बहुत बड़ी आदमी है, मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष है और भोजपुरिया भाई है हमारे सासाराम का। हालांकि पहले का पुराना शिव सैनिक है और सामना का संपादक था, कांग्रेस से सांसद भी था। लेकिन ये बात मैं संजय राउत के लिए कह रहा हूँ। संजय निरूपम अगर इसके पहले मुंह से निकला होगा तो मैं क्षमा चाहूंगा संजय निरूपम से, और आप सबसे संजय राउत की बात कर रहा हूँ। तो क्या संजय राउत से बड़ा पापी, संजय राउत से बड़ा धोखेबाज, संजय राउत से बड़ा बवालबाज आप नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप जा कहाँ रहे हैं। और क्या वो जो 34 लोग फोटो खिंचवा कर बैठे हुए थे, फोटो से तो नहीं लग रहा है कि किसी को नशे की इंजेक्शन दे करके बैठाई गई हो या उनको बहला फुसला के बैठाई गई हो, या वो जो एकनाथ शिंदे ने वो 40 आदमी को अपने साथ होने की दावेदारी कर रहे हैं, वो सब के सब बेहोशी की दवा दे करके गुजरात से गुवाहाटी लेके गए हैं, उनको पता नहीं चल रहा है। या वो सारे के सारे एकदम ऐसी आपी के स्तर के लोग हैं जिनको पता नहीं चल रहा कि मुझको किस उद्देश्य से लेके गया है। ये बात अपने प्रदेश की जनता, अपने क्षेत्र की जनता को जरूर बताइएगा और हो सके तो उनसे माफी मांगिए कि आपने गलत आदमी को वोट दे दिया, जिसको यही पता नहीं तो जा कहाँ रहा है, वो कर क्या रहे, उसे लोग करवा क्या रहे। ये बात मित्रों, महाराष्ट्र की जो घटनाक्रम है, अभी जो हम लोग समाज के जानने वाले लोग हैं, थोड़ी बहुत समाज में रहते हैं, राजनीतिक समझ रखने वाले, उससे लग रहा है कि शिवसेना में दरार पड़ चुका है और अब ये जो असली शिव सैनिक है बाला साहब ठाकरे का, अब उनका ही राज होने वाला है। किसके साथ मिलकर करेंगे ये नहीं। दिन भर आज एक समाचार ये भी चला कि शायद शरद पवार ने कहा है कि उद्धव ठाकरे अब असली शिव सैनिक जो बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हैं उनको कमान दे दीजिए और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाइए, और आप जो छद्म शिव सैनिक होने का लबादा ओढ़े हुए हैं, पिता का पुत्र होने का बेनिफिट अब तक ले रहे हैं, अब वो सारा मामला एक्सपोज हो गया है। महाराष्ट्र की जनता के सामने आपकी कलई खुल गई है। उन सब लोगों ने ये जान लिया कि आप रंगा हुआ सियार थे, आपके नाम के आगे ठाकरे है, ग्रेट बाला ठाकरे वाली ऐसी कोई चीज आप में है ही नहीं। क्योंकि जिस तरह का आपका गतिविधि है, जिस तरह के आपके बिहेवियर है और जिस तरह के राजनीति में कुर्सी के लालची आप हैं, वो बाला साहब ठाकरे में दूर दूर और बहुत दूर तक नहीं था, आप में है। मतलब ये साफ है कि आप बाला साहब के वारिस नहीं है, पुत्र होंगे, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन कई पुत्रों के, मोहनदास करमचंद गांधी का बेटा कहाँ गांधी बना, वो कहाँ गया इतने के बूढ़ा मनुष्य कबीर का उपया कूद कमाओ। तो कई जगह होता है कि कितने
कुपूत होते हैं, कितने सपूत होते हैं। तो आप ग्रेट बालाजी के कुपूत पुत्र होंगे, ये वहां से वो देख रहे होंगे और उनको बड़ा अफसोस हो रहा होगा कि भाई उन्होंने आप जैसे पुत्र को राजगद्दी क्यों दी, जबकि आपके घर में और भी ज्यादा होनहार, वफादार, शानदार लोग होते थे। मैं राज ठाकरे की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी उद्धव ठाकरे के ही स्तर का आदमी है, लेकिन और बहुत लोग थे जो बाला साहब ठाकरे की गद्दी को संभाल सकते थे। एनीवे, अब जो अभी की घटनाक्रम है, मुझे मालूम नहीं है कि वो इस्तीफा देने जाएंगे या उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा या सदन में विश्वास मत के द्वारा उनकी सरकार जाएगी। वो क्या निर्णय लेंगे नहीं कर सकते। कानूनी पहलू ये है कि वो त्यागपत्र दे सकते हैं, उसके लिए उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो तो पूर्ण बहुमत का भी त्यागपत्र दे सकता है कि भाई अब मेरा मन भर गया, मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ, या मुझे लग रहा है कि हमारे साथ विधायकों का संख्या मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ, या सदन में जाकर के विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उनकी विदाई हो। हालांकि एसआर मुंबई वाला केस में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि मेजोरिटी शुड बी प्रूवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। हाँ, नमस्कार आकाश जी, नमस्कार। तो वो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार से कि सदन के अंदर ही विश्वास मत के माध्यम से, मतदान के माध्यम से ही विश्वास हासिल किया जा सकता है और विश्वास सरकार गिराई जा सकती है। तो उद्धव ठाकरे वो इंतजार करें। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्धव ठाकरे वर्षा छोड़ने से पहले फेसबुक लाइव पर आए और फेसबुक लाइव पर आकर के अपने लोगों को संबोधित करने में उन्होंने दो बातों का विशेष उल्लेख किया। मराठी में बोल रहे थे, तो मराठी में थोड़ी बहुत ही समझते हैं हम लोग। मराठी मेरा जबान नहीं है, मैं तो भोजपुरिया हूँ, पूर्वांचल का आदमी हूँ। भोजपुरी में भाई थोड़ी मैथिली समझ लेते हैं और हिंदी अंग्रेजी बोल समझ लेते हैं। दिल्ली में रहने की वजह से थोड़ा पश्चिमी दिल्ली का भाषा और थोड़ी बहुत पंजाबी समझ लेते हैं। सिनेमा वालों ने उर्दू भी थोड़ी बहुत मालूमात दी है, लेकिन मराठी पिक्चर कभी नहीं देखा है और न ही मराठी गाना गाया है, तो मराठी का बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा था। समाचार चैनलों जो अपने दुभाषिया के माध्यम से, जो अपने इंटरप्रेटर के माध्यम से उसका हिंदी तर्जुमा बताए, उससे ये लगा कि वो शायद कह रहे हैं कि भाई आप इस्तीफा की बात करें, मेरे सामने आओ और आकर के इस्तीफा कहो। ये बात मैंने जितनी संविधान की ज्ञान है मुझे, उसको मैंने पूरा ध्यान दिया और कहा कि संविधान के कौन से पढ़ने में ये लिखा गया है कि भाई आपको अविश्वास प्रताप के माध्यम से इस्तीफा दिलवाने के लिए सामने आके कहना पड़ेगा कि भाई सुन इस्तीफा दे। ये सब नाटक और नौटंकी हो रहा है। उद्धव ठाकरे जितना देर तक कुर्सी से चिपकेंगे, अपनी भज पिटवाएंगे और अपना राजनीतिक कद छोटा करेंगे। शरद पवार ने आज चाल चल दिया। शरद पवार ने खबर दिलवा दिया कि भाई असली शिव सैनिक को सत्ता दे दीजिए और आप अलग हट जाइए। फिर संजय राउत का बयान है कि नहीं ऐसी कोई बयान चली, मतलब इस तरह की खबरें आ रही थी। इस पूरे एपिसोड में बड़ा जो देखने और ध्यान देने वाली बात है कि शरद पवार इसको शिवसेना का अंदरूनी मामला मानते हैं। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है पटोले साहब, वो कह रहे कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं। मतलब ये जो 2 दिन से टीवी पर बाल हो रहा है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका नजर में तो राहुल गांधी को ईडी की चिट्ठी आई है, बस यही हुआ है, बाकी कुछ नहीं। ये सब ये बताता है कि महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे का अनुयायी, बाला साहब ठाकरे का फॉलोअर ही अब सरकार बनाएगा और सरकार पर काबिज होगा। और बाला साहब ठाकरे का अनुयायी अगर सरकार बनाएगा तो बाला साहब के जमाने की अलायंस के साथ बनेगा, मतलब भाजपा शिवसेना गठबंधन की सरकार बनेगी। ऐसा राजनीतिक परिदृश्य को देख करके भी लगता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों पर से भरोसा खो दिया है, या अपने अड़ियल स्वभाव, अपने बात ना मानने की छवि, बाला साहब ठाकरे जैसा दबंगई दिखाने और अंदर से दबंग ना होने की मजबूरी ने शिव सैनिकों के मन में क्षोभ पैदा किया हो। क्योंकि जो चीज़ें समझ में आई हैं, जो विधायकों का कहना है, जो अलग अलग समाचार चैनलों पर जो बाइट आया, उनसे जो निचोड़ निकला कि ये सरकार सिर्फ शरद पवार चला रहे थे, जो शरद पवार का आदेश होता था, दिशा निर्देश होता था, वही ये सरकार करती थी। और शरद पवार का छुटभैया नेता सरकार में सीधा दखल देता था और हम चुने हुए जनप्रतिनिधि की पहुंच मुख्यमंत्री तक और सरकार तक नहीं होती थी। हम सब लोग
अपने को ठगे हुए महसूस कर रहे थे। क्षेत्र की जनता का कोई काम होता था तो हम काम नहीं करवा पाते थे, इसलिए ये 2-2.5 साल तक बड़ी फ्रस्ट्रेशन में रहे। अब और नहीं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने ये ट्रेनिंग दिया है कि अगर कोई चीज़ आपके मर्जी के विरुद्ध हो रहा है तो उसको बर्दाश्त करना, उसको समर्थन करना जैसा होगा। जैसा उन्होंने राम मंदिर के समय भी कहा था कि ये जो क्षीण स्थिति में राम मंदिर हो गया है, इसको तोड़ करके नवीन निर्माण के लिए यहाँ पर जगह बनाया जाए। अदालत ने कहा कि भाई विवादित ढांचा था, क्यों तोड़ा? तो सारे के सारे राजनीतिक दल ने कहा कि जी मैं नहीं तोड़ा, मैं नहीं तोड़ा, भीड़ था। बाला साहब ठाकरे ने कहा कि अगर आप उससे अपने आप को विमुख करते हैं तो आप राम मंदिर निर्माण के साथ नहीं हैं। उन्होंने चौड़े में बयान दिया कि भाई अगर वो विवादित ढांचा जो राम मंदिर था वो पुराना हो गया था, नवीन निर्माण के लिए उस जमीन को तोड़ना जरूरी था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जमीन समतल करना पड़ता है निर्माण के लिए, जो वहाँ पर घास को टूट गया है उसको हटाना पड़ता है। तो उसको बात सुन करके अगर कोई हटाया है तो वो शिव सैनिक है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर अदालतों को, सरकारों को या किसी को कोई सजा देने की इच्छा हो तो मेरे को। तो ये सारे के सारे शिव सैनिक उसी बाला साहब ठाकरे के ट्रेनिंग किए हुए लगते हैं, और इन लोगों को लगा कि अगर मेरी बात सुनी नहीं जाती है तो इसका समर्थन देना भी उस पाप में भाग लेना है। अब महाराष्ट्र की चाहे स्थिति जो हो, लेकिन आज बाला साहब ठाकरे की दूरदर्शिता याद आ रही है, और उर्दू का एक अल्फाज याद आ रहा है कि बड़े बेआबरू होकर के तेरे कूचे से हम निकले। उद्धव ठाकरे यही कहते हुए वर्षा से मातोश्री गए हैं। अब राजनीति के कूचे से भी इसी तरह की विदाई सुनिश्चित हुए, इसके पहले उन लोगों को बाला साहब ठाकरे की नीति, नियम और उनके कहे हुए क्रियाकलाप को अपना लेना चाहिए। मतलब अखंड भारत का निर्माण, हिंदू हृदय सम्राट का तगमा और विधर्मियों का साथ छोड़ देना। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक राजनीतिक गर्त में जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। देश में इस तरह की स्थिति कहीं ना हो, और प्रार्थना करते हैं सरकारों से, पुलिस से, जांच एजेंसी से कि इस मामले की गहन जांच करके राष्ट्र को बताए कि सच्चाई क्या है। संजय राउत ने जो झूठ बोला है, क्योंकि अब तक से स्पष्ट हो गया है, जिस विधायक को मार पीट करके हार्ट अटैक तक पहुंचा देने की नौबत की जो इल्जाम लगा है, उस विधायक के बाद वो झूठा साबित हुआ तो संजय राउत पर कौन से धारा में केस लगेगी? कानून का विद्यार्थी होने के नाते अगर पुलिस को पता नहीं होगा, मैं धारा बता दूंगा कि कौन कौन सा धारा उनको बनता है। और इस पर जो चुना हुआ विधायक है, क्या वो इतना बेवकूफ़ है कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक चला गया और उसको पता नहीं चला कि मैं कहाँ गया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? इस पर कौन सा एक्ट और क्या लगेगा, इस विषय की जानकारी, मालूमात राष्ट्र को और महाराष्ट्र को होनी चाहिए, ताकि वो सब इन सब लोगों के बाद से अवगत हों। और अंत में ये बात कि जिस शरद पवार का वर्चस्व इस सरकार पर थी, गृह मंत्रालय उन्हीं की जिम्मे है, और 40 विधायक एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए और खुफिया एजेंसियों को कानों कान खबर नहीं लगी। इस बात की कहीं कोई भनक नहीं लगी कि इतनी बड़ी षड्यंत्र, इतना बड़ा साजिश, इतना बड़ा राजनीतिक उथल पुथल और खेल हमारे ही सरकार के विरुद्ध हो रहा है। तो फिर महाराष्ट्र की खुफिया एजेंसी का तो भगवानी मालिक है, शिवाजी मालिक है, गणपति महाराज मालिक है, मुंबा देवी मालिक है। क्योंकि अगर शरद पवार मालिक है तो ये जिम्मेदारी शरद पवार को बनती है कि गृह मंत्रालय उनका क्या कर रहा था। ये तब है कि ये 38 विधायक में से कई मंत्री हैं और कईयों के पास बहुत बड़ी और कड़ी सुरक्षा है, मतलब सुरक्षा की वजह से उनके साथ बहुत सारे पुलिस वाले घूमते हैं। तो क्या इतने पुलिस वालों के प्रेजेंस में गृह मंत्रालय को कानों कान भनक नहीं लगी? जहाँ तक नेताओं की सुरक्षा में तैनात जवानों के विषय में मुझे जानकारी है, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, कि उनमें खुफिया एजेंसी के लोग पहले तैनात किए जाते हैं, सुरक्षा एजेंसी के लोग बाद में तैनात किए जाते हैं। तो क्या खुफिया एजेंसी के वो सिपाही खुफिया सूचना देना उचित नहीं समझे? तो क्या उनकी भी मिली भगत थी, या ये अमानत में खयानत का मामला बनता है? या जो शरद पवार ने आज दिन भर बयान चलवाया कि असली शिव सैनिक को सत्ता दे करके आप अलग हटिए, तो क्या बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिकों के साथ शरद पवार कोलैबोरेशन करके
माइनस उद्धव ठाकरे सरकार चलाने की मनसा और मनसूबा पाले हुए थे, ये तो 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन 1-2 दिन से पहले आज ये स्पष्ट जरूर हो गया कि शरद पवार का खुफिया एजेंसी फेल हो गई। इतनी बड़ी राजनीतिक उथल पुथल के दल की जानकारी नाक के नीचे से अगर नहीं हुई तो ये जांच का विषय अलग से है। ये सब विषयों पर राष्ट्र पता करे, राष्ट्र को बताया जाए, तभी जा करके इन सब षड्यंत्रकारियों का नकाब उठेगा और लोगों को सच्चाई का पता चलेगा। आप तब तक स्वस्थ रहें, निरोग रहें और ईश्वर की कृपा आपको बने रहे। इन्हीं शुभेच्छा मैं राकेश पर आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, शिवा।